दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्य प्रदेश द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया गया उसके पेपर 1 को प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची निम्न में से किसमें दी गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात राज्य सूची। देखिए, जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन किया गया तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मुख्य रूप से ग्राम पंचायत की बात की गई और इसके लिए जो संविधान में नए शेड्यूल जोड़े गए, जो 11वीं अनुसूची संविधान में नए शामिल किया गया और इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार अपने कुछ कार्यों एवं अधिकारों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करेगी। तो यही प्रश्न कह रहा है कि पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी की सूची किसमें दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात राज्य सूची। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह भोपाल में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, यह जो प्रश्न है बहुत ही आसान है। तो प्रश्न कह रहा है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य महाधिवक्ता करता है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर जो विकल्प है वो कह रहा है कि मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत। तो आप सारे लोग जानते होंगे कि जो महाधिवक्ता है यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वे मंत्रिमंडल नहीं बल्कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। तो दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए जो 4 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बीच में यदि किसी भी विषय पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो बहुमत के आधार पर निर्णय को लिया जाता है। तो पहला नंबर विकल्प गलत हो गया। प्रश्न कर रहा है कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत है। तो इस प्रश्न का ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता निम्न में से किसमें संशोधन करने पर होगी। तो पहला कह रहा है यदि संशोधन अनुच्छेद 53 में किया जाए, बिल्कुल गलत। दूसरा कह रहा है कि यदि संशोधन अनुच्छेद 239A में किया जाए, यह भी गलत है। नेक्स्ट है यदि संशोधन अनुच्छेद 243A में किया जाए, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है यदि संशोधन अनुच्छेद 279A में किया जाए। देखिए 279A है जो कि GST से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की। यानी कि प्रश्न कर रहा है कि किस वाद या किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्व पर मौलिक अधिकारों को वरीयता प्रदान की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। और यदि हम लोग मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ की बात करें तो इसमें दोनों को एक दूसरे को पूरक बताया था। यानी कि नीति निर्देशक तत्व और जो मूल अधिकार हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल केस में दिया था, जबकि गोलकनाथ केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता प्रदान की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है। तो जो आर्टिकल 61 है वह राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो ऑप्शन नंबर ए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। बिल्कुल गलत है। उच्च न्यायालय नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को ही माननीय राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 76 के अनुसार महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि के.एम. मुंशी निम्न में से किस समिति से जुड़े हुए थे। तो जो के.एम. मुंशी हैं वे संविधान का प्रारूप समिति से जुड़े हुए थे अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है
भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो जो 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है वह संघीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर, अर्थात संघीय मंत्रिमंडल जब तक लिखित रूप में ऐसा करने के लिए माननीय राष्ट्रपति को परामर्श नहीं जारी करेगा, तब तक माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए जो 11 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? तो 11 नंबर जो प्रश्न है उससे रिलेटेड अभी जो स्पष्ट रूप से इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो इस प्रश्न को अभी हम लोग होल्ड करते हैं। और 11 और 12 नंबर जो प्रश्न, हाँ जो 12 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में ही सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन कहीं कहीं इसके संदर्भ में विदिशा भी इसके संदर्भ में कहीं कहीं इस प्रश्न का आंसर मिल रहा है। तो इसी कारण इंदौर और विदिशा पर हम लोग अभी इसे 50-50 रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात इंदौर ही होना चाहिए। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न कह रहा है रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? तो जो रॉक फॉस्फेट है इसका उर्वरक निर्माण में रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई थी? तो यदि हम लोग भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात भेल की हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में सोवियत संघ यानी कि वर्तमान समय में जो रूस है और तत्कालीन समय की जो सोवियत संघ थी उसके सहयोग से भोपाल में भेल की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी देखने को मिलती है? तो यदि हम लोग सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं तो सरदार सरोवर परियोजना से देखिए एक तरफ तो राजस्थान लाभान्वित है, राजस्थान के अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो गुजरात लाभान्वित है, गुजरात के अलावा इसमें मध्य प्रदेश लाभान्वित है, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त इससे महाराष्ट्र भी लाभान्वित है, क्योंकि सरदार सरोवर परियोजना के आधार पर जो बिजली का उत्पादन किया जाता है उससे महाराष्ट्र भी लाभान्वित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी कि प्रश्न कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात भोपाल। यदि हम लोग भोपाल की बात करें तो भोपाल की लगभग 80.9 यानी कि कह सकते हैं 81% जो भोपाल में जो जनता है, भोपाल की जनता नगरीय है। जबकि यदि हम लोग इंदौर की बात करें तो 74% जनसंख्या, इसके अलावा जबलपुर में 58.5% जनसंख्या और ग्वालियर में 62.7% जो जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या है। तो प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक प्रतिशत है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो विकल्प दिए हुए हैं इस विकल्प के अनुसार भोपाल में 81% लगभग 81% जो पॉपुलेशन है वो नगरीय क्षेत्र में रहती है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो जो अधिकांश वर्षा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में है वह मानसून की अरब सागरीय शाखा से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो देखिए मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी का निर्माण है वह मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश में बम्बों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यदि मध्य प्रदेश में बांस की राष्ट्रीयकरण की हम लोग बात करते हैं तो वर्ष 1973 ईस्वी में मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विंध्यन एस्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? देखिए यदि हम लोग विंध्यन एस्कार्पलैंड की बात करें तो जो विंध्यन एस्कार्पलैंड है वह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का एक भाग माना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर को लेकर अभी 50-50 की स्थिति है, इसी कारण मैं इसे अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने टेलीग्राम चैनल ISPC सेंटर पर मैं इसे बिल्कुल कंफर्म कर दूंगा। तो इसे अभी हम लोग होल्ड रखते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न कह रहा है
मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार यानी कि होने वाला रोग है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्प में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑब्वियसली ये जो 3 विकल्प हैं ए, सी एवं डी इसकी तुलना में भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो 23 नंबर प्रश्न कह रहा है किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? तो खेसारी दाल का यदि हम लोग लगातार सेवन करते हैं तो लेथाइरिज्म एवं कुष्ठ नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण भारत सरकार द्वारा 1960-70 के दशक में खेसारी दाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और खेसारी दाल पर प्रतिबंध लगाया गया 1960-70 के दशक में। तो इस प्रश्न कह रहा है कि लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है तो खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए जो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है बहुत ही आसान प्रश्न है। ओजोन परत की मोटाई को निम्न में से किससे मापा जाता है? तो आप सारे लोग जानते होंगे कि जो ओजोन परत है इसकी मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन इकाई है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो यदि ग्रीवा कशेरुकों की बात करते हैं तो मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या 7 होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न कह रहा है मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो देखिए 5 नवंबर 2013 ईस्वी को इसरो द्वारा मॉम मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात वर्ष 2013 ईस्वी। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में यानी कि एक ही प्रक्षेपण यान की सहायता से 104 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो जो 104 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था वह कब लॉन्च किया गया था? तो 15 फरवरी वर्ष 2017 ईस्वी को एक ही प्रक्षेपण यान से जिसका नाम था PSLV-C 37 की सहायता से 15 फरवरी 2017 ईस्वी को एक साथ 104 उपग्रहों को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न कह रहा है एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक, जीवाणु और फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्वापोषी घटक। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को कब पारित किया? तो वर्ष 1974 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को पारित किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न कह रहा है SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्रमशः क्या इंडिकेट करते हैं? यानी कि SDG 1 और SDG 2 और SDG 9 में किन किन की चर्चा की गई है? तो देखिए SDG 1 की हम लोग बात करते हैं तो जो SDG 1 है वह जीरो पॉवर्टी की बात करता है यानी कि शून्य गरीबी की बात करता है। SDG 2 है वह जीरो हंगर की बात करता है और जो SDG 9 है वह मुख्य रूप से उद्योग एवं नवाचार और बुनियादी ढांचा की चर्चा करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न कह रहा है देखिए जो 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? यदि मोहनखेड़ा जैन तीर्थ की बात करें तो मध्य प्रदेश के धार जिला में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न कह रहा है शंकरराव पंडित का संबंध निम्न में से किस विधा से था? तो देखिए इस प्रश्न में अभी 50-50 की स्थिति है तो इसी कारण अभी इसे हम लोग पॉज करते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न कह रहा है गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार निम्न में से क्या कहलाते हैं? यदि गम्मत लोकनाट्य की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से ठोठिया के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न कह रहा है एक तरफ अभयारण्य दिया हुआ है दूसरी तरफ उस अभयारण्य से संबंधित जिला दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यदि हम लोग बोरी अभयारण्य की बात करें तो होशंगाबाद जिला में है, पहला बिल्कुल सही है।
दूसरा कह रहा है गंगाऊ, तो जो गंगाऊ है वह पन्ना जिला में है, यह भी सही है। नेक्स्ट है करेरा, यदि करेरा की बात करें तो शिवपुरी में स्थित है, यह भी सही है। लेकिन जो नेक्स्ट है घाटी गांव वह इंदौर में नहीं बल्कि जो घाटी गांव है मुख्य रूप से ग्वालियर जिला में अवस्थित है। तो डी नंबर जो विकल्प है वो गलत हो गया। तो प्रश्न कह रहा है कौन सा युग्म गलत है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कुमार गुप्त एवं बंधु बर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए दसपुर अभिलेख के संबंध में मैं डिटेल आज लेट नाइट तक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप वहां से इस प्रश्न का आंसर को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कोहबर क्या है। यदि कोहबर की बात करें तो इसे कोहबर को मुख्य रूप से शादी ब्याह के समय में शादी विवाह के समय में वर एवं वधू पक्ष द्वारा एक दूसरे को प्रदान की जाने वाले एक भित्ति चित्र या पत्र के रूप में है। तो प्रश्न कह रहा है कोहबर क्या है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न कह रहा है यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है। तो जो यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख है उसके जो रचयिता है उनका नाम है बासुल कवि अर्थात ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सपोज आप किसी दूसरे एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें यह भी पूछ सकता है कि सौंदनी अभिलेख का संबंध किससे है, सौंदनी अभिलेख का संबंध किससे है। तो यदि सपोज यह प्रश्न पूछता है कि सौंदनी अभिलेख का संबंध किससे है तो इसका आपको आंसर लगाना है यशोधर्मन से। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो 38 नंबर प्रश्न कह रहा है वह मैचिंग के संबंधित है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र के संबंध में सुमेलित करें। एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उन स्वतंत्रता सेनानी का क्षेत्र या संबंधित स्थान दिया हुआ है। तो यदि हम लोग राजा मर्दन सिंह की बात करें तो जो राजा मर्दन सिंह हैं ये भानपुर क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है राजा दौलत सिंह, यदि दौलत सिंह की बात करें तो जो दौलत सिंह है वो नेमाबर क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए यदि हम लोग 1 का 2 और 2 का 1 देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन नंबर से सुमिलित है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न कह रहा है नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिला था। यदि नर्मदा नदी की साहित्यिक संदर्भ की बात करें तो सर्वप्रथम नर्मदा नदी का जो संबंध है वह हमें मनु स्मृति एवं बराह मिहिर संहिता ये दोनों में देखने को मिलता है। तो इसी कारण इस प्रश्न को हम लोग अभी डॉट में रखते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न कह रहा है किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को बराह मिहिर का जन्म स्थान माना जाता है। तो जो बराह मिहिर है वे कायथा में बराह मिहिर का जन्म हुआ था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ सपोज एक प्रश्न उठ सकता है कि जो कायथा है वह किस महाजनपद से संबंधित है। तो यदि कायथा की हम लोग बात करें तो जो कायथा है वह प्राचीन समय में अवंती महाजनपद से संबंधित था। तो लेकिन प्रश्न कह रहा है कि बराह मिहिर का जन्म स्थल के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कायथा। लेकिन सपोज प्रश्न पूछ लेता है कि कायथा किस महाजनपद का भाग था, तो अवंती महाजनपद का कायथा भाग था। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिए जो 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2021-22 में भारत में दाल के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा। तो 2021-22 में भारत में 19% से अधिक दाल का उत्पादन के साथ ही राजस्थान भारत में पहले स्थान पर रहा है, जबकि मध्य प्रदेश 18% के उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर रहा है। तो प्रश्न कर रहा है कि दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात राजस्थान, लेकिन मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है। चलिए 42 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में के कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। यदि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कि कोयला मंत्रालय की वेबसाइट को हम लोग यदि विजिट करें तो उस कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि झारखंड एवं ओडिशा ये 2 राज्य हैं जो कि भारत में वर्तमान समय में कोयला निक्षेपों का 50% से अधिक भंडार रखते हैं। तो इसका सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो आप ऑब्वियसली इस वेबसाइट को ओपन करके आप आंसर भी देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ कोल। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित युग्म को मिलान करते हुए सही कूट की पहचान करें। यदि कावेरी की बात करें तो कावेरी जो है यह इसकी जो उत्पत्ति होती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2। नेक्स्ट है साबरमती। यदि साबरमती की बात करें तो मेवाड़ की पहाड़ियों से साबरमती की उत्पत्ति होती है। 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब यदि हम लोग विकल्प देखें 1 का 2 और 2 का 3 तो इसका आधार पर आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें कि 1 का 2 के साथ सुमेलित हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2021 में निम्न में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था। तो वर्ष 2021 में जो चक्रवात है वह तौते चक्रवात है। तौते चक्रवात से गुजरात सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। उस तौते का जो नामकरण किया था, उस तौते का नामकरण करने वाले देश का नाम था म्यांमार। तो वर्ष 2021 ईस्वी में तौते चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित राज्य था गुजरात था, और यह भारत के पश्चिमी तट पर टकराया था, जिसका नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो यदि हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 17% प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारत में सबसे न्यूनतम है। 46 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में, ध्यान दीजिएगा प्रश्न कह रहा है अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। पहला दिया हुआ गुरु शिखर। यदि गुरु शिखर के हम लोग ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। इसी प्रकार से महेंद्रगिरी की ऊंचाई की बात करें तो 1501 मीटर महेंद्रगिरी की ऊंचाई है। नेक्स्ट अनाईमुड़ी 2695 यानी कि लगभग 2700 मीटर अनाईमुड़ी की ऊंचाई है। और नेक्स्ट पंचमढ़ी की ऊंचाई लगभग 1067 मीटर पंचमढ़ी की ऊंचाई है। अब इसके आधार पर यदि हम लोग विकल्प को सिलेक्ट करें तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए जो 47 नंबर प्रश्न कह रहा है वह एल नीनो एवं लालिना यानी कि महासागरीय जलधारा से संबंधित प्रश्न है, जो कि बहुत ही आसान है। बीपीएससी में इस टाइप का पूर्व में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है। पहला कह रहा है एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू के तट पर प्रकट होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है एल नीनो की घटना प्रति वर्ष घटित होती है। देखिए एल नीनो की घटना प्रति वर्ष नहीं बल्कि 5 से 6 वर्ष पर कभी कभी एल नीनो की घटना घटित होती है। तो सी नंबर विकल्प गलत हो गया। चौथा नंबर विकल्प कह रहा है कि लानिनो जलधारा भारतीय मानसून को मजबूत करती है, चौथा बिल्कुल सही है। तो प्रश्न कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। तो आप जब आप जब इससे संबंधित आप वेबसाइट भारत सरकार के विजिट करेंगे तो उस पर स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो उड़ीसा है वह वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य में भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से यानी कि चारों विकल्प में से ही हमें सबसे लंबी नदी को सिलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कावेरी। नेक्स्ट 50वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा। तो वर्ष 2021-22 में यदि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात पश्चिम बंगाल। अब ध्यान दीजिए भारत में जितना चावल का उत्पादन होता है उसका 13.62% यानी कि लगभग 14% चावल का उत्पादन अकेले पश्चिम बंगाल द्वारा किया जाता है, जबकि 12.8 यानी कि लगभग 13% चावल का उत्पादन के साथ यूपी भारत में दूसरे स्थान पर रहा है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो हाल ही में न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी को उज्जैन में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी।
53 नंबर प्रश्न कह रहा है जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में कौन विजयी रहा? तो भारत 4-1 के साथ भारत विजयी रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए जो 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना यानी कि यह जो स्कीम है वह मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो इसी कारण इसे हम लोग स्किप कर दे रहे हैं। अब 55 नंबर प्रश्न की बात करें तो 55 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? तो हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया, अर्थात तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश के पैरो कैनो खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए जो 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लामहेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां की जियो पार्क की स्थापना की जानी है? यानी कि जो लामहेटा गांव है वह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में अवस्थित है जहां की जियो पार्क की स्थापना की जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है? तो यह जो प्रश्न है इसके संबंध में अभी कुछ स्पष्ट मिल नहीं पा रहा, लेकिन ओम प्रकाश शर्मा के संबंध में कुछ कंटेंट इससे संबंधित मिल रहे हैं, लेकिन इसे मैं कंफर्म कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो 59 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिए जो 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, इसके प्राप्तकर्ता कौन है? यानी कि वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कल्लमपुड्डी राधाकृष्ण राव को। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 2024 में FIDI कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं डी गुकेश, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है GI टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो जो चिन्नौर चावल है इसका उत्पादन मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में किया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ सुमेलित करना है। तो पहला नंबर विकल्प दिया हुआ है अशोकनगर। यदि अशोकनगर की बात करें तो अशोकनगर में सर्वाधिक चंदेरी साड़ी का उत्पादन किया जाता है, यानी ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब विकल्प देखें ए का 3, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ बी ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें कि अशोकनगर में चंदेरी साड़ी का विकल्प सुमेलित हो रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्य में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो यदि इसकी परिभाषित की बात करें तो आकांक्षी में 0 से 49 मार्क्स दिया हुआ है, प्रदर्शक में 50 से 64 तक है, और अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर में 65 से 99 और अचीवर में 100 मार्क्स। जिन भी राज्य को 100 मार्क्स प्राप्त होते हैं उन्हें अचीवर की संज्ञा दी गई है, तो इस प्रश्न का सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए जो 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR, ये इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न है। RBI का जब सेक्शन आप मुद्रा एवं बैंकिंग का सेक्शन करेंगे तो उससे संबंध में SLR आएगा। प्रश्न कह रहा है कि SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 ईस्वी में संशोधित कर दिया गया? तो जो SLR की न्यूनतम सीमा 25% थी जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 ईस्वी में संशोधित कर दिया गया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न कह रहा है सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का क्या अनुपात है? तो जो बाह्य ऋण का अनुपात है वह मुख्य रूप से लगभग 16 दशमलव समथिंग है, तो इस प्रश्न में 16 दशमलव बिल्कुल विकल्प नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है? तो लगभग 11% मध्य प्रदेश में स्थित है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे।
नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न कह रहा है पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित हुआ। तो एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जो पिछला नंबर 66 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 2017-18 में, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया गया। तो जो पहला G20 शिखर सम्मेलन है वह वर्ष 2008 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति परियोजना किसके लिए है। तो जो उन्नति परियोजना है वह कृषि से संबंधित है, अर्थात तो ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है। तो जो समग्र शिक्षा अभियान है उसमें मुख्य रूप से SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा इन तीनों को शामिल किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर कीमतों पर, यानी कि वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों पर की तुलना जब हम करते हैं तो निम्न में से क्या पाते हैं। तो देखिए यदि हम लोग स्थिर कीमत पर तुलना करें तो मध्य प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वह भारत की पर कैपिटा इनकम से कम है, और भारत की जो पर कैपिटा इनकम है मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। अब सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि वर्तमान समय में यानी कि वर्तमान मूल्य पर भारत और मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वर्तमान मूल्य पर भारत और मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो यदि हम लोग वर्तमान मूल्य पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वर्तमान समय में वर्तमान मूल्य पर लगभग 2.14 लाख रुपया भारत की प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय है, जबकि यदि हम लोग मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो लगभग 1.4 लाख रुपया मध्य प्रदेश की जनता की प्रति व्यक्ति आय है। तो इसके हिसाब से भी यानी कि वर्तमान मूल्य से भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो ऑब्वियसली भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है, इसी कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था। तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा नियुक्त किया गया। हाल ही में देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसने नियुक्त किया था। तो नियुक्त मुख्य रूप से देवेंद्र नाथ ठाकुर जब त्यागपत्र कर देते हैं ब्रह्म समाज से तो उसके उपरांत केशव चंद्र सेन इसके अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन ऐसा कहीं सोर्स मिला नहीं है कि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने केशव चंद्र सेन को नियुक्त किया था। लेकिन चूंकि विकल्प में उपर्युक्त में से कोई नहीं का स्टेट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसी कारण हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया। तो गांधी जी द्वारा मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन के समय जब वेल्स के राजकुमार का भारत आगमन हुआ था वर्ष 2020-21 ईस्वी में, तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी द्वारा उनके बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में प्रदेष्टा किस विभाग से संबंधित है। यदि हम लोग प्रदेष्टा की बात करें तो जो प्रदेष्टा है मुख्य रूप से न्याय विभाग से संबंधित है, अर्थात तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न कह रहा है के.एम. पनिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। अब देखिए यदि हम लोग के.एम. पनिकर के बारे में बात करते हैं तो के.एम. पनिकर को आधुनिक भारत के भागीरथ की संज्ञा दी गई है, यानी कि के.एम. पनिकर को आधुनिक भारत के भागीरथ के रूप में भी जाना जाता है। अब चूंकि प्रश्न कह रहा है कि के.एम. पनिकर ने किसके लिए कहा कि वो आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे, तो इसमें 50-50 अभी यानी कि अभी डॉट की स्थिति है। डॉट जो है वह मुख्य रूप से तिलक और गोखले के संबंध में है, तो इसी कारण इसे हम लोग अभी स्किप करते हैं। लेकिन आप लोग नोट करते चले कि के.एम. पनिकर को आधुनिक भारत का भागीरथ की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न कह रहे हैं बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम है। तो जो दुर्गेश नंदिनी है उनके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस वेद में सभा एवं समिति को पृथक सभाओं संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि क्षत्रिय वर्ण के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था। तो उपनयन संस्कार में त्रिष्टुभ मंत्र का जाप किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न कह रहा है गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो कैलाश मंदिर है वह मुख्य रूप से एलोरा की गुफाओं में अवस्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है। तो आप सारे लोग जानते होंगे कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, यानी कि सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न कह रहा है अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा गया जाता है। यदि हम लोग अंतरंग साधना की बात करें तो देखिए मुख्य रूप से अंतरंग साधना के अंतर्गत 3 तत्वों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला है धारणा, दूसरा की हम लोग बात करते हैं तो दूसरा है ध्यान और तीसरा है समाधि। अब चूंकि हम लोग विकल्प की यदि बात करें तो विकल्प में चूंकि सिर्फ और सिर्फ धारणा दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए जो 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो यह जो सम्मान है वह मुख्य रूप से रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न कह रहा है जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान बन्या की स्थापना वर्ष है, यानी कि जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन द्वारा बन्या की शुभारंभ कब किया गया। तो बन्या है इसका जो शुभारंभ किया गया है वह 25 मार्च 1980 ईस्वी को बन्या को शुभारंभ किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है। तो अब देखिए मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से आदिवासियों के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार की रोजगार योजना या 2 प्रकार की योजनाएं चल रही हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पहली योजना स्वरोजगार से संबंधित है, वो बिरसा मुंडा के नाम से संपादित किया जा रहा है, जिन्हें कि मुख्य रूप से आदिवासियों का भगवान के रूप में जाना जाता है। और जो दूसरी उनकी आर्थिक उन्नति के लिए जो दूसरी योजना चलाई जा रही है, जो जिनका कह सकते हैं आप कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो दूसरी योजना चलाई जा रही है वह मुख्य रूप से टंटिया भील के नाम पर दूसरी योजना चलाई जा रही है। तो चूंकि प्रश्न कह रहा है कि स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है। तो जो बिरहा है वह मुख्य रूप से गोंड जनजातियों का लोकप्रिय गीत है, तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसके साथ साथ यदि प्रश्न सपोज बेंगा भी पूछ लेता तो ऑप्शन नंबर दोनों सही होता है, यानी कि गोंड और बेंगा दोनों जनजाति ऐसे हैं जिनकी महिलाओं की लोकप्रिय गीत है बिरहा। 85 नंबर प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है महानाट्य टंटिया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है। तो जो महानायक टंटिया मामा है वे मुख्य रूप से भील आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे। तो जो बादल भोई हैं वह प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं। तो जो भीमा जनजाति है वो बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में निवास करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बैतूल और छिंदवाड़ा। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है मांडवारा त्योहार किनके द्वारा या किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। तो देखिए जो मांडवारा त्योहार है वह बैगा जनजाति द्वारा मनाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई निम्न में से किस जनजाति से संबंधित हैं। तो जो रघुनाथ सिंह मंडलोई हैं वो मुख्य रूप से भिलाला जनजाति से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए जो 91 नंबर प्रश्न है वो 91 नंबर प्रश्न कह रहा है इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था। यदि हम लोग इमिटेशन गेम की बात करें तो द ट्यूरिंग टेस्ट जो है उसका मूल नाम इमिटेशन गेम था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है ट्विटर के संस्थापक कौन है। तो ट्विटर के जो संस्थापक हैं उनका नाम है जैक डॉर्सी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है। यदि ई गवर्नेंस के स्तंभ की बात करें तो ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं। पहला है लोग, दूसरा प्रक्रिया अर्थात पीपल, प्रोसेस,
टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस, लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो 94 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि कुर्तेली क्या है। यदि कुर्तेली की बात करें तो एक प्रकार का ब्लॉग है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है। तो जो UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका केंद्रीय भाग का नाम है कर्नल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है खाली स्थान हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। देखिए इसका ऑप्शन चारों नहीं दिख रहा है तो मैं इस प्रश्न को एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ अब देखिए प्रश्न कह रहा है हमला भ्रामक इंटरनेट या टेक्स्ट संदेश के रूप में आता है जो कि आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए कह सकता है। तो इसे निम्न में से हम लोग किस रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसे हम लोग मुख्य रूप से वायरस साइनिंग के रूप में व्यक्त करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उन पेशेवर और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अन्य पेशेवर से जुड़ना चाहते हैं। तो लिंक्डइन है। लिंक्डइन में बेसिकली सपोज एक कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या किसी कंपनी से जुड़ना चाहता है तो वह लिंक्डइन पर अपना अकाउंट को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न कह रहा है खाली स्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक शाखा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न कह रहा है इंटरनेट के क्षेत्र में W3C यानी कि WWC का क्या तात्पर्य है। यदि WWC की हम लोग बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है MPEG का क्या अर्थ है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। अर्थात मध्य प्रदेश PCS में पेपर 1 GS पेपर 1 के अंतर्गत टोटल 100 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जबकि BPSC की बात करें तो BPSC में PT में एक ही पेपर होता है जिसमें कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 100वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि MPEG का क्या तात्पर्य है। तो MPEG का तात्पर्य है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।